Dear student, today we will discuss about the United Nations Organization. आज हम यूएनओ पे चर्चा करेंगे। यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 24 अक्टूबर 1945 में फॉर्म किया गया था। यह जो है कहा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से गिना जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमने अभी कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था। कलेक्टिव सिक्योरिटी को जब हम देखते हैं, जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पास्ट में जाना होगा। क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूएन के स्थापना के लिए, यूएन के उद्देश्यों को व्यवस्थित करने के लिए या बताने के लिए जरूरी है। क्योंकि यूएन का जो कॉन्सेप्ट था, यूएन से पहले, यूएन के निर्माण से पहले कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है एक नई तरह की आइडियोलॉजी, एक नई तरह के विचार, एक नई तरह का कॉन्सेप्ट का जो है वह एक विकास हुआ था। हम जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जो है अपने आप को जो है वह अलग रखने की एक नीति अपनाई थी, तटस्थ रखने की एक नीति अपनाई थी, जिसमें जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से पूरी तरह से अलग था, पृथक था। अब जब हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं कि तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको जब हम पास्ट में देखेंगे, जब जब हम इसके पास्ट में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो विचार है, यह फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही दिखाई दिया था। क्योंकि विल्सन जो है कहा जा सकता है कि विल्सन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। विल्सन का जो है, वुडरो विल्सन का एक जो है मुख्य जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था कि विश्व व्यवस्था को परमानेंट पीस प्रोवाइड कराने के लिए, अस्थायी शांति प्रदान करने के लिए, अस्थायी शांति की व्यवस्था करने के लिए, अस्थायी शांति दिलाने के लिए कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं लोगों की सिक्योरिटी को, लोगों की स्वतंत्रता को जो है वह प्रिजर्व करे और उन्हें सुरक्षित महसूस कराए। इस हेतु जब उन्होंने प्रयास शुरू किया तो 1919 में वुडरो विल्सन के प्रयास से ही 1919 में उन्होंने अपना प्रयास शुरू किया और 1920 में लीग ऑफ नेशन को स्थापित किया गया। तो जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना थी, जब लीग ऑफ नेशन को स्थापित किया गया तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना का जो उद्देश्य था वह कहीं ना कहीं यह विश्व शांति की स्थापना के लिए किया गया प्रयास था और विश्व शांति के लिए उसको स्थापित किया गया। तो यह जो कहा जा सकता है कि यह जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था, यह जो एक संगठन का निर्माण किया गया था, इसका जो उद्देश्य था वह इंटरनेशनल सिचुएशन को हैंडल करना था। इसका जो उद्देश्य था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, उन इंटरनेशनल प्रॉब्लम को जो है वो मैनेज करना था। इनका जो उद्देश्य था वह भी इंटरनेशनल पीस को जो है वो मेंटेन करना था। लेकिन हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में के बाद जो लीग ऑफ नेशन जब शुरू किया जाता है, लीग ऑफ नेशन जब फॉर्म होता है, तो लीग ऑफ नेशन जो है अपनी प्रक्रिया को जब आगे, अपने कार्य को जो आगे बढ़ाता है, अपनी प्रक्रिया में जब वो आगे बढ़ता है तो उसका जो फाउंडर कंट्री है अमेरिका, वही उसका मेंबर नहीं बनता है। वही वहाँ वह जो है अपने उसको मेंबर बनने से मना कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि 1920 में लीग ऑफ नेशन को फॉर्म किया जाता है और लीग ऑफ नेशन के फॉर्म करने के बाद जो है 1920 के बाद देखते हैं कि 39 में लगभग 19-20 साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने के साथ ही अब सिद्ध हो जाता है कि अब जो है लीग ऑफ नेशन की कोई प्रासंगिकता नहीं रहती। अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि अब जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात को खत्म करते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वार में आते हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में यह जो अंतर युद्ध की स्थिति थी, अब युद्ध काल में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता जो है वह कहा जा सकता है कि जो सर्वाधिकारी शक्तियों का जो जो डिक्टेटरशिप थे, या फिर क्या कहते हैं एब्सोल्यूट पावर को यूज करने वाले जो आइडियोलॉजी या विचार थे, उनका जो है आगमन हो जाता है, उनका जन्म हो जाता है। और उसी दरमियान जो है लीग ऑफ नेशन के निर्माण के समय ही विश्व आर्थिक मंदी भी आ जाता है, जिससे महान इकोनॉमिकल क्राइसिस, जिसको नाम तो जाना 1933 में 31 से 33 तक इकोनॉमिकल क्राइसिस से पूरा विश्व गुजरता है। अब इन सारी जो है समस्याओं के करते
राष्ट्र संघ इन समस्याओं को निपटाने में, इन समस्याओं को सॉल्व करने में लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वह जो है कहीं भी हिटलर के उदय को नहीं रोक पाता है। हिटलर और मुसोलिनी जैसे सर्वाधिकारवादी शक्तियां जो है, हिटलर और मुसोलिनी जैसे सर्वाधिकारवादी शक्तियों को प्रमोट करने वाली आइडियोलॉजी जो है, या फिर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है, यह सारी चीजें जो है लीग ऑफ नेशन को फेल करने में कारगर होती है, लीग ऑफ नेशन को फेल करने में सहायक होती है, और इन्हीं करते लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हो जाता है। और जब लीग ऑफ नेशन फेल होता है तो इसका मतलब है कि अब अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो फेल हो चुका है। तो राष्ट्र संघ के का जो ऑब्जेक्टिव था, जो लीग ऑफ नेशन का जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया था, वह विश्व शांति को प्रमोट करना था, और उसमें जो है डिसआर्मामेंट भी है कि वह जो है निशस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट के लिए हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन वह उसमें भी नाकाम हो जाता है। वह डिसआर्मामेंट को जो है वह प्रमोट नहीं कर पाता, वह डिसआर्मामेंट को लागू नहीं कर पाता, और विश्व के जो देश थे, जो अन्य विश्व के जो अन्य देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे, उन्होंने अपने यहाँ आर्मामेंट कंपटीशन कंडक्ट कर लिया जो है। और इस तरह से यह कहा जाए कि अगर हम लीग ऑफ नेशन को देखें तो लीग ऑफ नेशन जो है वो अपने हर जो है स्टेज में फेल दिखाई देता है, हर जो है स्थिति में फेल दिखाई देता है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो है वह निशस्त्रीकरण के प्रयास को, डिसआर्मामेंट के प्रयास को भी पूरी तरह से सफल नहीं कर पाता है, और वह फेल हो जाता है। फिर जो एक कहा जाता है कि यूनिवर्सल जो यूनियन की बात, उसका कॉन्सेप्ट था जो विल्सन का भी था कि एक यूनिवर्सल यूनियन बनाया जाए, एक संघ बनाया जाए, वह भी जो है और उसमें भी राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है। फिर हम देखें कि हम ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो विवाद था उसमें भी लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है। फिर विभिन्न देशों में के भीतर जो, अगर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके भीतर जो है वह भी डिसआर्मामेंट को लेकर, या फिर कहा जा सकता है कि उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी जो मुद्दे अगर राष्ट्र संघ में गए हैं, जैसे दो देशों के बीच या बाउंड्री से रिलेटेड कोई मैटर गया हो, या कुछ इस तरह की स्थितियां अगर उसके पास गई हैं, वह भी पूरी तरह से उसको भी हल करने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वह फेल हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो वह जो लीग ऑफ नेशन है, लीग ऑफ नेशन अपने लगभग हर स्टेज पे वो फेल दिखाई देता है। लीग ऑफ नेशन हर जगह जो है वह कहा जा सकता है कि लीग ऑफ नेशन जो है हर जगह फेल दिखाई देने लगता है। मंचूरिया संकट में तो लीग ऑफ नेशन पूरी तरह मूक दर्शक बना रहता है, क्योंकि वह जो है लीग ऑफ नेशन की जब हम बात करते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब वह फ्रांस और ब्रिटेन के युद्ध में भी मूक बना रहता है, फिर मंचूरिया संकट में भी उसकी स्थिति उसी तरह मूक दर्शक की हो जाती है। वह जो है तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ उसका हल नहीं निकाल पाता। उसके बाद जब इटली द्वारा सीरिया पे आक्रमण किया जाता है तो उस समय भी उसकी स्थिति एक मूक दर्शक की तरह होती है। और हम देखते हैं कि उसका जो सबसे बड़ा रीजन था, उसका जो सबसे बड़ा कारण था वह यह था कि वह जो है अमेरिका द्वारा अमेरिका, तो इसके फेल होने में जो सबसे ज्यादा जो कहा जा सकता है कि जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर सामने आया था वो मैंने आपको बताया कि अमेरिका द्वारा जो है वह अपने आप को इससे अलग रख रहे। तो जो ही अमेरिका की जो लीग ऑफ नेशन से अलग की नीति आती है, तो यह जो यूरोप है, यूरोप के दो सेंटर जो पावर के दो सेंटर थे उनके हाथों में चला जाता है। एक तरफ जो है वह कहा जा सकता है कि एक तरफ फ्रांस हो जाता है और दूसरी तरफ ब्रिटेन हो जाता है, और फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के बीच जो है यह शक्ति जो है केंद्र बन जाते हैं, और अमेरिका अपने आप को पूरी तरह से इससे अलग रह जाता है। अब अमेरिका के अलग होने के बाद कोई ऐसा पावर नहीं है जो जिसके भय से, जिसके थ्रेट से दूसरे राज्य जो है या दूसरे स्टेट्स जो है वह यूएन के आदेशों का, यूएन के जो है वह ऑर्डर को फॉलो करे। तो यूएन जो है वह लाख कोशिशों के बाद भी जो है वह अपने उद्देश्यों को सफल कर होने में, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में वह सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वह जो है उसके पास कोई ऐसी बड़ी शक्ति नहीं होती है, कोई उसके बाद जो है कोई उसके पास एक बड़ा जो है बड़ी कंट्री नहीं होती है जो एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर पाए, एक तरह का जो है माहौल क्रिएट पाए। उसी के साथ जो है 1930 के दशक के मध्य में स्वयं जर्मनी द्वारा जो है संघ छोड़ने का निर्णय और जो है
के कारण जो है कहीं ना कहीं राष्ट्र संघ की साख में भी कमी आती है, राष्ट्र संघ की जो है वो भरोसे में भी कमी आती है। और मंचूरिया कांड के बाद जो है जापान का जब निष्कासन हो जाता है तो उसके बाद तो यह लगने लगता है कि अब राष्ट्र संघ जो है वह सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गया है। और राष्ट्र संघ की उपलब्धि जो है वह अगर हम देखें तो राष्ट्र संघ अपने लगभग सभी उद्देश्यों में, अपने लगभग सभी जो है वह कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं आंशिक सफलता उसे मिली, अदरवाइज वह पूरी तरह से सफल नहीं। और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार की घोषणा के साथ ही जो है राष्ट्र संघ जो है वह पूरी तरह से असफल सिद्ध हो जाता है और वह अपने शून्य की स्थिति में चला जाता है। अगस्त फिर जो है अब दौर होता है कि आखिर वह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूनाइटेड नेशन का इमर्जेंस कैसे हुआ, उसका जो है उदय कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि अगस्त 1948 में अगस्त 1941 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति होते हैं रूजवेल्ट और ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री हैं चर्चिल की मुलाकात हुई और उन्होंने अटलांटिक चार्टर प्रस्तुत किया। अब अटलांटिक चार्टर जब उन्होंने प्रस्तुत किया तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की आकांक्षा थी कि एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जाए, एक ऐसा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए कि जो पूरे विश्व को अपने नियंत्रण में रखे, अपने कंट्रोल में रखे। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो केवल जो है वह केवल एक सामान्य सुरक्षा के लिए अस्थायी व्यवस्था चाहते थे। उनका यह मानना था कि एक ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक ऐसी अस्थायी जो है वह ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए कि जिससे जो है कहीं भी अगर सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस हो, सुरक्षा को लेकर कोई थ्रेट या फियर करने अगर दिखाई देता हो तो वह उससे निपटा जा सके। अब ब्रिटेन जहां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, अमेरिका जो है वहां पे एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है कि एक सैनिक संगठन बनाया जाए या एक सैनिक समझौता किया जाए, जिस समझौता के द्वारा जो है वह विश्व शांति की स्थापना की बात की जाए या विश्व शांति की स्थापना के लिए प्रयास किया जाए। जनवरी 1942 में अटलांटिक चार्टर के जो आदर्श थे, उसके जो डिसाइड किए गए ऑब्जेक्टिव थे या जो उसके आदर्श थे, उन सबको बढ़ावा मिला। जब जो है यह बात आई कि हमें जो है तो एक यूएनओ का या संयुक्त राष्ट्र का जैसे संगठन का निर्माण करना चाहिए। ठीक, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन के निर्माण की जब बात आई तब जो है यह जो चर्चिल का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का विचार था, यह युद्ध के दरमियान ही, द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान ही इस पे अमेरिका, रूस, सोवियत संघ और ब्रिटेन और चीन ने भी इसमें सिग्नेचर कर दिया। और सिग्नेचर के साथ ही यह निर्धारित हो गया, यह डिसाइड हो गया कि अब जो है युद्ध के दौरान या एक मित्र राष्ट्र जो है वो आपस में एक साथ लड़े, युद्ध तो कर ही लड़े रहे हैं, यह जो एक साथ जो है युद्ध में शामिल है। युद्ध के बाद भी, विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भी इनकी जो मित्रता है, इनके जो संबंध हैं, इनके जो रिलेशंस हैं वो अस्थायी रहेंगे। और यह जो है वैचारिक और राजनीतिक आधार पे सबने एक दूसरे को समर्थन कर दिया, एक दूसरे की सहमति दे दी। और अब जो है इनका एक जो है कहा जा सकता है कि मास्को में सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका ने जो विदेश मंत्री थे उनका एक समिट होता है और इस समिट से संयुक्त राष्ट्र के आकार को मतलब संयुक्त राष्ट्र के स्ट्रक्चर को जो है वो फॉर्म किया गया कि अब जो है कहा जा सकता है 1943 में ही मास्को में एक अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है और उस बैठक में जो है यह उसके स्ट्रक्चर को डिसाइड किया जाता है और यह स्ट्रक्चर द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि अब जो है संयुक्त राष्ट्र का संगठन कैसा पुनः जो है इसके स्ट्रक्चर को लेके कई सारी बैठकें, कई सारे निर्णय और कई सारे जो है समिट होते रहे। और अंत में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वह अंतिम रूप से अस्तित्व में आता है। और इस अस्तित्व में आने के साथ ही विश्व परिदृश्य के सामने एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक नया जो है
अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वह निर्मित होता है। और इसकी जो अगर हम बात करें इसके इसके विकास की, इसके निर्माण के विकास की, तो कहीं ना कहीं इसके निर्माण की जो बात है वह राष्ट्र संघ की असफलता में ही नहीं था, क्योंकि अगर राष्ट्र संघ असफल नहीं होता तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की बात नहीं आती। क्योंकि देखा ब्रिटेन, फ्रांस या फिर विश्व अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने इस चीज को बहुत गहराई से महसूस किया कि कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो लोगों को सिक्योरिटी दे, लोगों को जो है वह शांति की स्थापना में योगदान दे, लोगों को जो है इस बात की गारंटी दे कि वह जो है विश्व युद्ध होने नहीं देगा या विश्व युद्ध की भयावहता से बचाने का प्रयास करेगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा और एक अभिरक्षक के रूप में, उसका एक सिक्योरिटी प्रदाता के रूप में, एक सिक्योरिटी मतलब काउंसिल के रूप में वह जो है सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा और विश्व को हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो जब हम देखते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ को जब फॉर्म कर दिया गया, जब संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1945 में जब कार्य करना शुरू कर दिया, तो इसके जो है इसके कहा जा सकता है कि जब इसका स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाने लगा तो इसके कुछ ऑर्गन्स डिसाइड किए गए, इसके कुछ जो है कहा जा सकता है कि इसकी संरचना में इसके कुछ अंग डिसाइड किए गए, जैसे जनरल असेंबली, महासभा, फिर सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर जो है सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, जनरल असेंबली हो गई, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, द ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एंड द सेक्रेटरिएट है। तो यह जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जब हम इसके संगठन की बात करते हैं, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और न्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, तो यह जो अंग है, यह जो इसके ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स को जो है वह एक इम्पोर्टेंट पिलर की तरह माना जाता है कि यह जो है एक कहा जा सकता है कि विश्व शांति के लिए स्थापित एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका यह 6 जो है वह पिलरों पे स्थापित है। यह 6 इसके जो पिलर्स हैं वह कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक आधार देते हैं, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक बेस प्रोवाइड कराते हैं जिसके आधार पे यह ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वह जनरल असेंबली का ही एक सेंटर पार्ट है, एक केंद्रीय भाग है और इन दोनों की जो है यह कहा जा सकता है कि इन दोनों की तुलना जो है हम राष्ट्रीय सरकार और विधायक, जैसे अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह हम देखें तो इन दोनों की तुलना हम विधायिका और कार्यपालिका की तरह कर सकते हैं कि जैसे जनरल असेंबली जो है वह विधायिका की भूमिका में होती है और सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वह कार्यपालिका की तुलना में कार्यपालिका की जैसे काम करती है। तो यह दोनों जो है वह एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली ही जो है वह सारे सदस्यों का घर है, सारे सदस्यों का हाउस है और उससे उस हाउस का जो कहा जा सकता है कि जो सेंटर पार्ट है, जो केंद्रीय भाग है, वह जो है सिक्योरिटी काउंसिल है। और यह जो इसके 6 अंग है, इसके 6 अंग जो मैंने भी आपको बताए या फिर आपको जो दिख रहे हैं, यह जो 6 अंग है, यह 6 अंग जो है वह एक पिलर के रूप में, एक जो है आधार स्तंभ के रूप में यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो है वह आधार प्रदान करते हैं, बेस प्रदान करते हैं और इन्हीं के आधार पे यह जो है वह स्टैंड करता है और खड़ा होता, अपने काम करता है। तो यूएनओ जो है, यूएनओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो यूएनओ के फॉर्म करने का जो मेन उद्देश्य था, वह विश्व शांति की स्थापना थी। पूरा विश्व यह चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब फिर कोई तीसरे वार जैसी स्थिति न क्रिएट हो, फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट न हो कि जैसे विश्व को इतनी भयानक दौर से गुजरना पड़े, विश्व को इतने भयानक युद्ध का सामना करना पड़े। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, ऐसी स्थितियों से निपटारा पाने के लिए ही जो है हमारे जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, इन लोगों ने मिलकर जो है यह प्रयास किया और इस प्रयास के द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण संभव हो पाया। क्योंकि अगर राष्ट्र संघ सफल हो गया होता तो हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है
वह ना होता, राष्ट्र संघ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में होता। लेकिन राष्ट्र संघ की असफलता ने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की एक दिशा दी, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए आधार दिया। और ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के प्रयास से, और खासकर ब्रिटेन के प्रयास से ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्म किया गया, जिसका जो है मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना थी, विश्व शांति की स्थापना थी, सुरक्षा उपलब्ध कराना जिसकी जिम्मेदारी थी, और जो हर संभव कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके विश्व को जो है वो सुरक्षित रखना है, विश्व को जो है सुरक्षा प्रदान करना है। जब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं उसके ऑर्गन्स के बारे में। तो उसके जो ऑर्गन्स हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ऑर्गन्स हैं, तो अगर हम उनकी बात करें तो हम देखते हैं कि अगर हम उनकी बात करते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि जब हम बात करते हैं उसके पहले ऑर्गन्स जो है वह जनरल असेंबली की, तो जनरल असेंबली जो होती है वह इनकी, इसके जो 6 ऑर्गन्स है उसमें सबसे बड़ी असेंबली है। और यह जो है सर्वाधिक जो है कह सकती है कि यह एक सबसे बड़ी जो है, इसके सबसे बड़ा जो ऑर्गन्स है वो जनरल असेंबली है। और यह जो है यह सबसे जो है इसका थिंक टैंक के रूप में हम इसको मान सकते हैं कि यह जो है विमर्श की या चर्चा की या एक थिंक टैंक के रूप में काम करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा जो है अंग है। और इसमें जो है अब जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं, चाहे वह जितने भी इसके बाद की जो 5 ऑर्गन्स हैं वह सभी जो है कहीं ना कहीं से इससे संबंध है, इससे जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें महासभा की, तो महासभा में वह सभी मेंबर जो यूएनओ के मेंबर्स होते हैं, वो सभी मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो है वह इसके मेंबर्स होते हैं। और महासभा जो है वह एक कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम करती है, विधायिका की तरह काम करती है। और सुरक्षा परिषद के कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद के दायरे में, जो सिक्योरिटी काउंसिल के एरिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, जितने भी विवाद आते हैं, विवादों को छोड़कर जो भी विवाद उसके अपने उसमें आते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें कि सिक्योरिटी काउंसिल के एरिया में जितने भी, तो अगर हम देखें कि यह सिक्योरिटी काउंसिल के सब्जेक्ट्स को छोड़कर, सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड मैटर को छोड़कर बाकी किसी भी मैटर पे, बाकी किसी भी विषय पे जो है वह यह जो जनरल असेंबली है वो चर्चा कर सकती है। और इसमें जो है इसके यूएनओ के जितने भी मेंबर होते हैं, सभी मेंबर को इसमें जो है इसका पार्टिसिपेशन होता है। इसको हम जनरल असेंबली को लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह देख सकते हैं, लेजिस्लेटिव की तरह देख सकते हैं। और यह जो है विषयों पे चर्चा करती है, कॉन्फ्लिक्टों पे चर्चा करती है, प्रॉब्लम्स पे चर्चा करती है, उसका सल्यूशन खोजती है। और साथ ही साथ यह वोटिंग भी कराती है, अपने मेंबर की वोटिंग होती है। और जितने भी निर्णय होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं, वो सारे निर्णय, सारे डिसीजन जो है वह मेजोरिटी के बेस पे लिए जाते हैं। और सारे निर्णय, सारे डिसीजन जो है वह बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। और बहुमत के आधार पर निर्णय लेने के बाद ही यह व्यवस्थित किया जाता है या बताया जाता है कि क्या सही और क्या गलत है। अगर लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जैसे सुरक्षा का मामला है, या फिर जो है नए राज्यों की भागीदारी का मामला है, नए सदस्यों की भागीदारी का मामला है, या फिर बजट से रिलेटेड कोई मैटर है, तो इन सब मामलों पे जब जो मेजॉरिटी का प्रोसेस है वो 2/3 मेजॉरिटी के प्रोसेस हो जाता है। अदरवाइज एक देश को एक सिंगल वोट करने का ही अधिकार है, सिंगल वोट का ही अधिकार होता है, हर देश को एक वोट देने का अधिकार है। और मैक्सिमम जो है विषयों पे जनरल मेजॉरिटी से ही सारे निर्णय हो जाते हैं। मतलब कि जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली जो है वह अपने सदस्यों के सामान्य बहुमत के आधार पर, जनरल मेजॉरिटी के आधार पर, 100 में से 51 लोग अगर किसी बात पर सहमत है तो उस आधार पर वो अपने निर्णय ले लेती है। लेकिन जब भी बजट का मामला आता है, सिक्योरिटी का मामला आता है, नए मेंबर्स को ऐड करने का मामला आता है, या नए मेंबर्स को निकालने का मामला आता है, तो इन सब विषयों पे जब बात होती है तब भी जो है जनरल असेंबली अपने 2/3 मेजॉरिटी से, अपने 2/3 बहुमत से ही निर्णय लेती है। और यह जो है यह कहा जाता है कि इस तरह से अगर हम देखें तो जनरल असेंबली जो है अपने सारे निर्णय, सारे डिसीजंस जो है वह बहुमत के, मेजॉरिटी के बेस पे लेती है, बहुमत के आधार पे लेती है, और बहुमत के आधार पे वो सारे निर्णय करती है। इसके पीछे कहा जा सकता है कि जनरल असेंबली को अगर जनरल असेंबली के निर्णय के पीछे का जो मूल विचार है, जो इसके पीछे का जो आइडिया है, वह कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फॉर्म को डेवलप करने का है। कि यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह किसी स्पेशल, किसी सुपर पावर के कंट्रोल में नहीं है,
किसी जो है किसी नेशन विशेष के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि यह जो डिसीजन ले रही है, यह जो निर्णय ले रही है, वह कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक मेथड से ले रही है। इसके जो निर्णय है वो डेमोक्रेटिक मेथड से है, और इसमें किसी भी सदस्य के साथ भेदभाव नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि कोई आकार, साइज, आकार में, आबादी में, सामाजिक जो आर्थिक विकास है, या फिर सैनिक स्थिति है, या फिर जो भी मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें वह सर्वोच्च है या सर्वोपरि है, तो उसको जो है ज्यादा वोट का अधिकार मिल जाए, या फिर उसको ज्यादा जो है ताकत मिल जाए। इसके सभी सदस्यों को बराबर अधिकार और बराबर जो है वोट का अधिकार प्राप्त है। हर सदस्य को सिर्फ एक ही वोट का अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि कोई पावरफुल है तो उसको ज्यादा, और कोई जिसके पास कम पावर हो, या कोई छोटा देश है तो उसको कम वोट का अधिकार है। सबको जो है बराबर वोट का अधिकार है, सबको जो है बराबर शक्ति है। और जो जनरल असेंबली है वह सारे निर्णय जो है वह मेजॉरिटी के बेस पे लेती है, बहुमत के आधार पे लेती है। बहुमत के आधार पे ही वो सारे अपने डिसीजन डिसाइड करती है, चाहे वो न्यास परिषद का हो, या फिर सामाजिक का, आर्थिक, इकोनॉमिक, इको सोशल काउंसिल का हो। जितने भी मुद्दे होते हैं वह सभी मुद्दों पे वह चर्चा कर सकती है, वह सभी मुद्दों पे बहस कर सकती है, वह सभी मुद्दों पे वोटिंग करा सकती है। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के मामले को छोड़कर, सिक्योरिटी काउंसिल के सब्जेक्ट्स को छोड़कर जो है वह सभी विषयों पे अपने वोटिंग करा सकती है, सभी विषयों पे वाद विवाद करा सकती है, सभी विषयों पे चर्चा करा सकती है, और सभी विषयों पे निर्णय ले सकती है और सुना सकती है। अब अगर हम बात करें इसके कार्य और शक्तियों की, या कि इसके फंक्शन और पावर क्या क्या है, तो सबसे पहली बात अगर ये जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो है या सहयोग के सिद्धांतों का निर्माण करती है। यह जो है इसकी जो सबसे पहली जिम्मेदारी है, या सबसे पहला जो इसका काम है, या इसकी जो कार्य और शक्तियां हैं, वह यह है कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हमेशा काम करेगी और प्रयास करेगी। यह हर संभव कोशिश करेगी कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखा जाए, कैसे जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, कैसे जो है किसी भी ऐसे देश को जिससे थ्रेट या खतरा है उसको कैसे पनिशमेंट दिया जाए। तो यह जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ निशस्त्रीकरण को प्रमोट करने के लिए, शस्त्रीकरण को नियमों के आधार पे कम करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। यह ज्यादा से ज्यादा डिसआर्मामेंट को बढ़ाना चाहती है, और ज्यादा से ज्यादा आर्मामेंट को घटाना चाहती है कि आर्मामेंट जो है वह तेजी से जो है वह खत्म हो, और डिसआर्मामेंट जो है, निशस्त्रीकरण जो है वह बढ़े। क्योंकि जब तक निशस्त्रीकरण को बढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक निशस्त्रीकरण को प्रमोट नहीं किया जाएगा, तब तक वर्ल्ड पीस की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि हथियारों के जखीरे के साथ शांति की बात नहीं हो सकती। शांति की बात के लिए, शांति स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हम हथियारों की होड़ को खत्म करें, हम जो है आर्मामेंट की जगह डिसआर्मामेंट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, हम जो है आर्मामेंट की जगह डिसआर्मामेंट को प्रमोट करें। तो जब तक निशस्त्रीकरण नहीं होगा, जब तक शस्त्रों को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक शस्त्रों को कम नहीं किया जाएगा, तब तक जो है विश्व शांति की बात नहीं की जा सकती, तब तक विश्व शांति की बात सोची नहीं जा सकती। तब विश्व शांति के लिए जरूरी है कि वह जो है क्या करे, कि वह शस्त्रीकरण की जगह निशस्त्रीकरण की बात। इसके साथ ही कहा जाए, इसके साथ अगर हम देखें तो अगर सुरक्षा परिषद के या सिक्योरिटी काउंसिल के सब्जेक्ट से अदर, या फिर यह कह ले कि उसके एरिया के अदर सब्जेक्ट एरिया के अदर के विषयों पर वह खुल के चर्चा कर सकती है, खुल के वाद विवाद कर सकती है, वह उस पर वोटिंग करा सकती है, वह जो है उस पर सुझाव दे सकती है। साथ ही साथ वह जो है किसी भी कहा जा सकता है कि किसी भी जो यूएन के कितने जो भी ऑर्गन्स हैं, अगर उनके पावर्स को कम करने वाला, उनको शक्तियों को प्रभावित करने वाला अगर कोई रेजुल्यूशन है, या कोई चार्टर है, या फिर कोई ऐसा नियम या कानून बनती है या बनाई जाती है, तो उस पर भी चर्चा करने के लिए वह स्वतंत्र है। उस पर भी वह चर्चा कर सकती है, उस पर भी निर्णय कर सकती है, उस पर भी वोटिंग करा सकती है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को के डेवलपमेंट के लिए, उसको मॉडिफाई कराने के लिए, उसको रिफॉर्म कराने के लिए भी यह जो है उसका, या फिर यह उसको जो है कहा जा सकता है कि उसको सिविल कोड में कन्वर्ट करने के लिए, संहिताकरण के लिए, या फिर सभी जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट को प्रिजर्व करने के लिए, और जो हमारे फंडामेंटल लिबर्टीज हैं
उनको जो है सुनिश्चित करने के लिए, या फिर हमारे इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल या एजुकेशनल तथा जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो एरियाज हैं उनमें जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्रिएट करने के लिए जो है वह हर तरह का जो है वह कह सकते हैं कि हर संभव प्रयास करती है, या फिर उसमें सुझाव दे सकती है, या फिर इसमें संशोधन कर सकती है। वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या भी करती है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर चर्चा भी करती है। सुधार हो की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मॉडिफाई भी करने का अधिकार इसको है, या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए भी दबाव बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू कराने के लिए जो है देशों में सहमत, अन्य देशों के साथ सहमति भी बना सकती है। तो अगर हम देखें तो जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली जो है विश्व शांति की स्थापना के लिए किए जाने वाले सभी प्रयासों को बहुत अच्छे ढंग से, तरीके से, व्यवस्थित ढंग से प्रमोट करती है। इसके साथ ही हम जब देखते हैं कि यह जो महासभा है, यह जो चार्टर है, जो महासभा के कार्य है, तो वह जो है अंतर्राष्ट्रीय कहा जा सकता है कि यह दो देशों के बीच अगर कोई मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित हो जाते हैं तो उनको यह बढ़ावा देने का काम करती है, उनको जो है प्रमोट करने का काम करती है, उनको जो है यह सुरक्षा देने का काम करती है। साथ ही साथ अगर जैसे सुरक्षा पर जो सिक्योरिटी काउंसिल है या फिर जो इसके अन्य ऑर्गन्स हैं उनके रिपोर्टों की को एनालाइज करना, उस रिपोर्टों के आधार पे अपने रिजल्ट इवेलुएट करना, या फिर उसके आधार पे डिसीजन लेना या निर्णय निकालना, या उसकी विवेचना करना, या उस पर बातचीत करना, तर्क करना, यह काम जो भी है यह भी सिक्योरिटी कहा जा सकता है कि यह जो है जनरल असेंबली के ही काम है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है अगर कोई भी अगर उसके अस्थायी सदस्यों का चुनाव है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी मेंबर्स को इलेक्ट करना है, या फिर जो इकोनॉमिकल एंड सोशल जो काउंसिल है उसके जो है मेंबर्स का चुनाव करना है, या फिर जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जो है अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन की बात है या चुनाव की बात है, फिर यह जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की बात, निर्वाचन की बात है, या फिर जो है कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद के परामर्श से जो है वह अगर जनरल सेक्रेटरी का चुनाव करना है तो यह सारे काम जो है वह जनरल असेंबली द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं, जनरल असेंबली द्वारा ही किए जाते हैं। यह जो है मैत्रीपूर्ण संधियों के को प्रमोट करने के लिए जो भी फ्रेंड जो है ट्रीटीज होते हैं या फिर यह कह लें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनको जो है कह सकते हैं कि इनको प्रमोट करने के लिए वह तरह तरह की जो है सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध कराती है, उनके लिए माहौल बनाती है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कोई भी ऐसा विवाद पैदा होता है, तो अगर समझौते के बाद बीच में कोई विवाद पैदा होता है या कोई इस तरह का कोई विवाद अगर पैदा होता है तो उसको जो है शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का परामर्श देती है या फिर निपटाने का की कोशिश करती है। अगर हम देखें तो जितने भी कहा जा सकता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके जो निर्णय है, उनके जो रिपोर्ट है, उन पर भी चर्चा करने का जो अधिकार है वह इस जनरल असेंबली को है। वह उन पे जो चर्चा करने का या उन पे जो बहस करने का अधिकार है, उन पे वोटिंग करने का जो अधिकार है, वह सब जो है वह जनरल असेंबली का है। और जनरल असेंबली ही इस जो है अपने कार्य को, अपनी शक्ति को सही ढंग से उपयोग करती है। और यह जो है कहा जा सकता है कि यह जो भी उनके सदस्य हैं, अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इन सब का निपटारा वह एक लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह करती है, और वह जो है अपने सारे निर्णय, सारे डिसीजन जो है वह मेजॉरिटी के आधार पे करती है, अपने बहुमत के आधार पे निर्धारित करती है। अगर हम इसके सेशन की बात करें, अधिवेशन की बात करें, तो महासभा का जो है या फिर जनरल असेंबली का जो कह सकते हैं एनुअल सेशन है, वह प्रति वर्ष जो है हर साल सितंबर महीने में के तीसरे मंगलवार से आरंभ होकर दिसंबर महीने तक चलता रहता है, दिसंबर के मिड दिसंबर तक चलता रहता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी चर्चा करते हैं, जब हम इस व्यवस्था की बात करते हैं, जब हम इस व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह जो जनरल असेंबली का जो सोल्यूशन है, तो जब हम इसके सेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो सेशन है वह हर एनुअल जो है हर साल के सितंबर महीने के जो है तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और उसके बाद मिड दिसंबर तक चलता रहता है। और
प्रत्येक जो है कहा जा सकता है कि प्रत्येक सत्र की प्रत्येक सेशन की जो शुरुआत होती है वो महासभा के नए अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा सभा के 7 प्रमुख समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। मतलब हर बार महासभा अपने सेशन में जो है वो अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करती है, एक 21 जो है उपाध्यक्षों का चुनाव करती है, और साथ ही 7 उसकी जो प्रमुख समितियां हैं उनके अध्यक्षों का भी वो चुनाव करती है। यह जो है कहा जा सकता है कि अध्यक्षों को समान भौगोलिक जो है प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रति वर्ष देशों के 5 समूहों के बीच अध्यक्षों का जो है एक सर्किल होता है, एक घुमाव होता है। यह देश अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी यूरोप तथा अन्य राज्य में डिवाइड है। और इसके जो नियमित अधिवेशनों का जो है जो इसके नियमित जो इसके रेगुलर समिट है या रेगुलर जो इसकी बैठक होती है, तो इस नियमित अधिवेशनों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की बहुमत द्वारा जो है सुरक्षा परिषद के अनुमोदन पर महासभा विशेष अधिवेशनों का आयोजन भी करती है। अगर इन लोगों ने विशेष अधिवेशनों के लिए अगर कोई मांग की, एक विशेष अधिवेशन होनी चाहिए, तो उसकी भी यह मांग को पूरा करती है। परिषद के किन्हीं भी 9 सदस्यों का या संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा बहुमत तथा अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा समर्थन मिलने पर किसी एक सदस्य के वोट द्वारा सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर 24 घंटे के भीतर आपातकालीन अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। अगर कोई इमरजेंसी अधिवेशन बुलाना है तो उस इमरजेंसी अधिवेशन को जो है सिक्योरिटी काउंसिल के उस पे रिफरेंस पे, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रार्थना पे जो है उसके रिफरेंस पे जो है अगर कोई ऐसा अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक सदस्यों का समर्थन मिलता है तब एक 24 घंटे के भीतर भी आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है। और आपातकालीन बैठक जो बुलाई जाएगी उसका जो उस पे जो निर्णय होगा वह बहुमत के आधार पे होगा। यह जो है प्रत्येक जो नियमित अधिवेशन है उसकी शुरुआत का जो समय है वह महासभा के एक सामान्य वाद विवाद से होता है। जैसे हर अगर देखें तो जो काउंसिल है, हर काउंसिल का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है कि वह अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपनी बैठक की शुरुआत करेगा। तो हम महासभा की जब हम क्या कह सकते हैं कि जनरल असेंबली की बैठक की बात करते हैं, जब जनरल असेंबली की हम बात करते हैं तो इसमें जो उसकी जो शुरुआत होती है, उसके अधिवेशन की जो शुरुआत होगी वह महासभा में जो जनरल असेंबली में जो है एक जनरल जो है वह डिबेट से होता है, एक जनरल वाद विवाद से होता है, जिसमें सदस्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। चूंकि होता क्या है कि बड़ा काउंसिल है, एक बड़ा हाउस है, तो उसमें संख्या जो प्रश्नों की संख्या होती है, जो क्वेश्चंस के नंबर होते हैं वह बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तब महासभा का यह दायित्व होता है कि अधिकांश प्रश्नों का जो बंटवारा है वह समितियों के आधार पे करे, अधिकांश प्रश्नों का जो बंटवारा है वह समितियों के बेस पे करे। तो वह जो है वह अपनी 6 तरह की समितियां हैं जो या कह सकते हैं कि इनको जो बांटने का जो क्रम है वह उनकी जो 7 मैंने ऊपर आपको बताया कि 7 जो समितियां उसके अध्यक्षों का चुनाव करती है। तो यह जो उन्होंने 7 प्रमुख समितियों में कहा जा सकता है कि इसको बांटा जाता है। जो पहली समिति है वह डिसआर्मामेंट की है या फिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए है। दूसरी जो है वह पॉलिटिकल काउंसिल के रूप में काम करती है। तीसरी जो है इकोनॉमिकल जो है मैटर्स को हैंडल करती है। चौथी जो है वह कहा जा सकता है कि सोशल और कल्चरल मामले को हैंडल करती है। पांचवा जो है वह, अगर पांचवी की हम बात करें तो पांचवा जो है वह कॉलोनियों को जो या उपनिवेशीकरण के मामले को जो है वह समझाती है। छठा जो है वह बजट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है उसको जो है वह हैंडल करती है। और जो 7वीं है वह कहीं ना कहीं लीगल या फिर कह सकते हैं कि कानूनी जो मामले होते हैं उनको निपटाती है। मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि चूंकि जो जनरल असेंबली है तो जनरल असेंबली अपनी अधिवेशनों की शुरुआत जो है वह वाद विवाद से करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से करती है। तो जो उसके मेंबर्स है वह तरह तरह के प्रश्न उससे पूछते हैं और उन प्रश्नों पे वाद विवाद या डिबेट होता है। तो जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली जो है इन क्वेश्चन को अच्छे ढंग से एनालाइज करने के लिए, इस क्वेश्चन के अच्छे ढंग से आंसर को प्रोवाइड कराने के लिए, इसको अच्छे ढंग से इसमें उत्तर जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए यह करती क्या है कि यह जो है
व्यवस्थित ढंग से यह तय करती है, व्यवस्थित ढंग से यह करती है कि इसको अपनी 7 जो उसकी कमेटियां हैं, उन 7 कमेटियों के बीच जो है इन प्रश्नों का बंटवारा कर देती है, इस क्वेश्चनों का बंटवारा कर देती है। इसमें पहली समिति को उसने जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी देती है, और जो डिसआर्मामेंट जो है वह डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का जो मामला है और उसने पहली समिति को दिया हुआ है। दूसरी समिति जो है वो पॉलिटिकल काउंसिल की तरह काम करती है। तीसरी जो उसकी समिति है वह जो है इकोनॉमिकल मैटर्स को हैंडल करती है। जो चौथी कमेटी है वो सोशल और कल्चरल जो है मामले को हैंडल करती है। जो पांचवी कमेटी है वह जो है वह कह सकते हैं कि वह उसके जो है कॉलोनिस्ट के रिलेटेड मामले जो है वह उनको हैंडल करती है। जो छठी है वह उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजट से रिलेटेड मामले को हैंडल करती है। और जो सातवीं कमेटी है वह जो है वह कहीं ना कहीं सातवीं कमेटी जो है वह लीगल मामले को जो है वह हैंडल करती है। तो हम देखते हैं कि यह जो जनरल असेंबली जो है अपने मामले को, अपने विषयों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती है, बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से चलाती है, और वह हर संभव कोशिश करती है कि उसके लिए जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जो जिम्मेदारी दी गई है, उसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उसको हैंडल कर पाए, उसको खत्म कर पाए। और हम देखेंगे कि जनरल असेंबली का जो कद है, जनरल असेंबली का जो महत्व है, वह इसी कारण से बढ़ रहा है क्योंकि वह अपने सारे निर्णय जो है वो मेजोरिटी के बेस पे करती है, अपने सारे निर्णय जो है वो बहुमत के बेस पे करती है। इसलिए उसके सभी मेंबर्स उसके कार्यकलापों से संतुष्ट भी रहते हैं। उसके सभी मेंबर जो है वह अपने समस्याओं का सही ढंग से निपटारा भी कर लेते हैं। दूसरा हम देखें तो जो दूसरी उसकी कहा जा सकता है कि जो दूसरा उसका ऑर्गन्स है, बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल जो कि अंतर्राष्ट्रीय कहा जा सकता है कि यूएनओ का एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो है वह अंग के रूप में काम करता है। तो यह कहा जाता है कि अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वह कहीं ना कहीं यूएन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ऑर्गन या अंग है, जिसका सही बताएं तो जिसका निर्माण जो है अस्थायी आधार पे किया गया था। ये परमानेंट जो है काउंसिल के रूप में किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है वह प्रिजर्व रखा जा सके, बनाया जा सके। और सबसे मेन बात यह जानिए कि इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, वह इन्हीं के ऊपर है। इन्हीं की जिम्मेदारी है कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखें, इन्हीं की जिम्मेदारी की इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराएं। क्योंकि जो अगर हम देखें तो इनको जो फॉर्म करने का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको अभी इस लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था कि इसको जो फॉर्म करने का कॉन्सेप्ट है वह कहीं ना कहीं प्रभावित है इससे, तो सामूहिक सुरक्षा से, या कहीं ना कहीं यह प्रभावित है तो यह जो है सामूहिक सुरक्षा की भावना से, धारणा से, या जो है या उसी के अनुरूप या उसी के सिद्धांत पे काम करता है। क्योंकि जब तक कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात नहीं आएगी, जब तक सामूहिक सुरक्षा की बात नहीं आएगी, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की बात आ ही नहीं सकती। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी फॉर्म होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी काम करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी बनाया जाता है जब वह जो है एक यूनिट के रूप में, एक जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के रूप में काम करे। और यह इसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा परिषद की, यह जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के रूप में काम करते हुए इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को जो है वो क्या करे, प्रमोट करे। और यह जो है सभी कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद का गठन, इसका गठन ही इसीलिए किया गया था कि जिसमें सभी देशों की जो उचित रिप्रेजेंटेशन मिले, उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किए, और विश्व राजनीति की वास्तविक स्थिति को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। क्योंकि यह अगर देखता है कि किसी भी देश से खतरा है, किसी भी देश से, किसी भी रूलर से खतरा है, तो उसके जो है खिलाफ एक कारगर कदम उठाता है। हम जब सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो परमानेंट मेंबर है, वो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, और रूस है, और अमेरिका है। मतलब फिर से हम बता दें, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। ठीक, यह 5 जो है इसके परमानेंट मेंबर है। उसके बाद 10 जो है 10 अस्थायी
या फिर ये कह लो कि 10 जो है टेम्पररी मेंबर्स इसके अपॉइंट होते हैं, जिनका निर्वाचन जो है जिनमें जो है यह कहा जाता है कि इनका निर्वाचन जो है वो जनरल असेंबली द्वारा 2 साल के लिए किया जाता है, और 2 साल जो है 2 साल के बाद 5 सदस्य जो है हमें जो है वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो यह जब देखें तो इनकी जो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो बनावट है वो इस तरह से है कि उसमें जो है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है वो टेम्परेरी मेंबर होते हैं। और टेम्परेरी मेंबर जो है ये इनको एक कहा जाता है कि यह जो है जो सुरक्षा परिषद की जो कार्यप्रणाली है वह महान शक्तियों को, जितने भी सुपर पावर्स हैं जो वीटो पावर को यूज करते हैं या वीटो शक्ति को यूज करते हैं, वह उनका जो है एकीकरण है, या कह लो कि उनका जो है एक यूनिटरी फॉर्म है जिसको हम काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। और यह जो है इसकी जिम्मेदारी होती है कि यह पूरे विश्व को सुरक्षा प्रदान करे, पूरे विश्व को जो है वह शांति प्रदान करे। अगर कोई भी राज्य यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न भी हो तब भी वो सुरक्षा परिषद के सामने अपने मामले को ला सकता है, रख सकता है। मतलब सुरक्षा परिषद का जो एरिया है वो इतना ब्रॉड है, बड़ा है कि उसको विश्व शांति के लिए कोई भी अगर खतरा दिखाई देता है या कोई खतरा महसूस होता है तो वह उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है या उसके अगेंस्ट जो है निर्णय ले सकता है। अगर कोई भी ऐसा देश है जो जनरल असेंबली का मेंबर नहीं है, यूएन का मेंबर नहीं है, और अगर वह अपना उसका कोई ऐसा मामला है, उसका कोई ऐसा कोई केस है जिसको वह चाहे तो वह सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष ला सकता है। यदि सुरक्षा परिषद महसूस करे कि पीस को लेके एक एक्चुअल थ्रेट क्रिएट हो रहा है या फिर कोई ऐसी अटैक की जो है संभावना है, या कोई देश ऐसा है जो अटैकिंग मूड पे चल रहा है, या फिर कोई देश ऐसा है जो विश्व परिदृश्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, कोई ऐसा देश है जो विश्व के लिए जो है भय निर्मित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो है और सिक्योरिटी काउंसिल अपने सभी निर्णय ले सकता है, या संबंधित देशों से संबंध तोड़ने के लिए कह सकता है, या संबंधित देशों पे आर्थिक और अलग तरह के प्रतिबंध भी लगा सकता है। और संयुक्त राष्ट्र जो कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र से यह कह सकता है कि उसको अपने जो अगर वो मेंबर नहीं है तो उसके मेंबरशिप न दिया जाए, और अगर मेंबर है तो उसके मेंबरशिप को भी खत्म करने की बात वो कर सकता है। तो यह जो सिक्योरिटी का जो मामला आता है, जब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का मामला आता है, तब जो है यह स्थितियां इतनी कारगर हो जाती हैं, इतनी हेल्पफुल हो जाती है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वह कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है। और चूंकि विश्व की जितनी भी कहा जा सकता है कि विश्व के जो सुपर पावर्स है या विश्व के जो शक्तिशाली देश है या फिर विश्व के वह देश जो पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर है, वह सब जो है एक साथ एकजुट होकर कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पे विश्व के ऊपर आने वाली खतरे से निपटने के लिए क्या करते हैं, वह तैयार रहते हैं और खड़े रहते हैं। अगर हम देखें तो आर्टिकल 43 के अनुसार जो यूएनओ है, तो वो यूएनओ जो है प्रत्येक सदस्य जो है यूएनओ का जो प्रत्येक सदस्य है वो परिषद की आग्रह पर सशस्त्र सेना की जो है सेनाओं की आपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है। अब इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि यह क्या है। एक्चुअली कोई भी इसके मेंबर जितने भी देश हैं उन मेंबर कंट्रीज के लिए यह कंपलसरी है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल जो है किसी भी कंट्री पे एक्शन लेने के लिए, किसी भी कंट्री में उत्पन्न कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद के समाधान के लिए अगर वह पीस मिलिट्री को भेज रही है, शांति सेना भेज रही है, या फिर अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पे अगर यूएनओ की सेना जा रही है, मिलिट्री जा रही है, तो यूएनओ के पास अपनी कोई सेना तो है नहीं, यूएनओ के पास जो अपनी कोई मिलिट्री भी नहीं है, क्योंकि मिलिट्री किसके पास है, उसके मेंबर्स के पास। तो भारत से कह सकता है, वो अमेरिका से कह सकता है, ब्रिटेन से कह सकता है, फ्रांस से कह सकता है, चीन से कह सकता है, रूस से कह सकता है, उसके जितने भी मेंबर हैं वह सबको यह निर्देशित कर सकता है, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल सबसे जो है रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप जो है हमारे लिए हमको एक किसी कंट्री या किसी देश पे, किसी नेशन पे जो है एक्शन लेना है, या फिर किसी एरिया में अपनी मिलिट्री को जो है तैनात करनी है, अपनी मिलिट्री लगानी है, तो आप हमारे लिए जो है वह मिलिट्री प्रोवाइड कराइए, हमारे लिए सेना उपलब्ध कराइए। तो वह देश
इसके आग्रह पे, इसके निवेदन पे, इसके जो है रिक्वेस्ट पे अपनी सेना, अपने देश की सेना को यूएनओ के लिए या फिर सिक्योरिटी काउंसिल के लिए उपलब्ध करा सकता है। और यह जो है कहा जा सकता है कि वह इस जो पीस मिलिट्री है या फिर जो यूएनओ की सेना है उसके आधार पे वह उस आक्रामक देश के खिलाफ या फिर उस जो है अटैकिंग देश के खिलाफ या उस ऑटोक्रेटिक कंट्रीज के खिलाफ या फिर वो जो है अनार्कियल कंट्री के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकता है, वो निर्णय ले सकता है। और उसका जो निर्णय होता है वह कंपल्सरी भी होता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद जो है वह काफी पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो वह जो भी निर्णय लेता है, चाहे वो इकोनॉमिकल बैन कर ले या पॉलिटिकल बैन कर ले, कल्चरल बैन कर ले, या हर तरह से अगर किसी नेशन को, किसी कंट्री को अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने बैन कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल ने अगर उसके ऊपर जो है बंधन लगा दिए, अगर उसके पावर को लिमिटेड कर दिया, तो कोई भी देश, कोई भी कंट्री जो है उसके पावर को रिलीज नहीं करती जब तक कि वह खुद ना करे। तो यह चीजें ध्यान रखने योग्य है कि सुरक्षा परिषद का जो निर्णय होता है वह बाध्यकारी होता है, वह जो है कह सकते हैं कंपल्सरी होता है। अब हम बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल की कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसके फंक्शन और पावर क्या है। तो अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, तो सबसे पहले जैसे हमने हमने अभी चर्चा की, तो अगर हम अपनी चर्चा पे ध्यान दें तो सबसे पहला जो हमें दिखाई देता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काउंसिल पे ही है। सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करे, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करे और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करे और मेंटेन रखे। अगर उसे लगता है कि किसी भी देश से खतरा है, अगर उसे लगता है कि कोई भी ऐसा देश या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है, जो इंटरनेशनल जो है स्ट्रगल पैदा कर सकती है, किसी तरह का कोई विवाद पैदा कर सकती है, तो वह उसको एनालाइज करेगा, वह उसको जो है वेरीफाई करेगा और उसके बेस पे वह निर्णय लेगा। वह चाहेगा कि वर्ल्ड की में कहीं कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे इंटरनेशनल पीस या इंटरनेशनल सिक्योरिटी को किसी तरह का भय या खतरा दिखाई दे। तो वह हर संभव कोशिश करेगा, वह हर संभव प्रयास करेगा कि कैसे भी करके हमें अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको बचाए रखना है, उसको बनाए रखना है। फिर वह जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, ऐसे विवाद हैं जो कहीं ना कहीं फ्यूचर या मतलब प्रेजेंट में या फ्यूचर में वह एक थ्रेट या एक भय उत्पन्न कर सकते हैं, एक खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, एक संकट उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे विवादों को निपटाने का वह हर संभव प्रयास करेगा, वह हर संभव यह प्रयास करेगा कि विवादों का सही ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा हो जाए। अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर निपटारा संभव नहीं होगा तो वह जो है उस देश के खिलाफ, उस कंट्री के खिलाफ जो है लीगल एक्शन लेंगे और वह उनके साथ आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं, उनके ऊपर इकोनॉमिकल लिमिटेशन लगा सकते हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकल लिमिटेशन लगा सकते हैं, उनसे जो है या उनकी मेंबरशिप खत्म कर सकते हैं, उनके जो है ऊपर जो है वह एक कहा जा सकता है कि पब्लिक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आर्म से रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशन है, आर्म से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, उनको भी वह, उनके लिए भी वह पॉलिसीज बनाता है, उनके लिए भी वो कार्यक्रम तय करता है, उनके लिए भी वह प्रोग्राम डिसाइड करता है। और वह जो है वह हर संभव कोशिश करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वह किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे जो है वह आर्मामेंट की जगह डिसआर्मामेंट को प्रमोट किया जाए। वह यह चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है कि यह जो होड़ लगी है, यह जो कंपटीशन है आर्मामेंट की, यह जो शस्त्रीकरण की जो प्रतियोगिता लगी हुई है, यह जो कंपटीशन है आर्मामेंट की, इसको खत्म किया जाए, इसको बैन किया जाए। इसके लिए वो हर संभव कोशिश करता है, इसके लिए वो पॉलिसीज बनाता है, इसके लिए वो कार्यक्रम बनाता है, इसके लिए जो है प्रोग्राम डिसाइड करता है, इसके लिए वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, इसके लिए वो समिट हायर करता है, इसके लिए वो जो है वह बैठ के करता है, इसके लिए वो ट्रीटी कराता है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कराता है। उसका हर संभव कोशिश होता है कि इंटरनेशनल जो पीस के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जो सबसे बड़ा भय है, जो सबसे बड़ा खतरा है, वह कहीं ना कहीं आर्मामेंट से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं जो है वह रिलेटेड है शस्त्रीकरण से, इसलिए वह डिसआर्मामेंट को प्रमोट करता है। उसके बाद वह हमेशा से जो है इस चीज के लिए प्रयास करता है कि वह कौन कौन उन चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है
वह इसके लिए हमेशा प्रयास करता है कि जल्दी से जल्दी चीजों को आइडेंटिफाई कर दिया जाए, या फिर वह कौन कौन सी चीजें हैं, वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो इंटरनेशनल पीस के लिए थ्रेट या खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। तो वो उनके लिए वह संभावित उपाय खोजता है, उनके लिए वो जो है वह जो है वह उपायों को सोचता है, उपायों को खोज के लाता है और ऐसी स्थिति क्रिएट करता है कि विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न न हो। और उसके बाद अगर कोई ऐसा है जो अपनी जो है कहा जा सकता है कि अटैकिंग पॉलिसी को यूज करता है, या फिर कोई ऐसा है जो शक्ति प्रयोग की धमकी दे रहा हो, या फिर कोई ऐसा है जो बार बार इस चीज का प्रयोग कर रहा हो कि वह जो है शक्ति प्रयोग कर लेगा, वह जो है वह शक्ति के डर से या पावर के डर से दूसरे कंट्री को डराने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है, तो वह जो है उनके ऊपर इकोनॉमिकल बैन लगा सकता है, उनके ऊपर इकोनॉमिकल जो है वह लिमिटेशन लगा सकता है, उनके ट्रेड और बिजनेस को बैन कर सकता है, उनके जो है इंटरनेशनल रिलेशन को जो है वह लिमिटेड कर सकता है, या फिर यह कह लीजिए कि यूएनओ से उनके सारे जो है रिलेशंस या संबंध जो है वो खत्म करने की बात कर सकता है। फिर उसके बाद कोई ऐसा अटैकिंग कंट्री है जो किसी ऐसे देश पे अटैक करती है, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको जो है मिलिट्री अटैक को या डायरेक्ट वार को कंडक्ट करने से मना किया है, उसके बाद भी अगर वह ऐसा काम करती है तो जो है सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये अधिकार होता है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है निर्णय ले सकती है कि उसके विरुद्ध जो है वह मिलिट्री जो है कार्रवाई की जाए या सैनिक कार्रवाई जो है कंडक्ट की जाए। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन मोटिव है, सिक्योरिटी काउंसिल का जो मुख्य उद्देश्य है, वह कहीं ना कहीं उद्देश्य जो है वह विश्व शांति की स्थापना है, विश्व की सुरक्षा की स्थापना है। इसलिए वह हर संभव कोशिश करती है, वह हर संभव प्रयास करती है कि हम जो है विश्व शांति के लिए जो भी चीजें कारगर हो, जो भी चीजें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिली है, हम उसको सही ढंग से निर्वहित करें। अगर किसी देश ने आक्रमण करके विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया, अगर किसी देश ने युद्ध की घोषणा करके विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया, अगर कोई देश अटैकिंग मेथड पे आ जाता है, अगर कोई देश जो है किसी ऐसे देश पे अटैक कर देता है जिसका उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उसके विरुद्ध जो है वह सैनिक कार्रवाई कर सकती है, या सैनिक कार्रवाई करने के लिए क्या करती है, निर्णय ले सकती है। फिर जो है वह नए सदस्यों की सदस्यता देने के लिए जो है वह जनरल असेंबली को से सिफारिश कर सकती है, वह जनरल असेंबली से कह सकती है कि आप इस देश को, क्योंकि यह देश जो है वह शांति के लिए प्रयासरत है, यह देश जो है शांति की स्थापना के लिए काम कर रहा है, यह देश जो है शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए जो है वो तत्पर है, तो ऐसे देश की सदस्यता को, ऐसे देश को यूएनओ की सदस्यता मिलनी चाहिए। तो यह जो है सिक्योरिटी काउंसिल जो है वह नए सदस्यों को सुरक्षा देने के लिए सिफारिश कर सकता है। फिर साथ ही साथ जब अगर हम इसके जो है फंक्शन और पावर देख रहे हैं, तो जो जनरल सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी के चुनाव में भी, जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन में भी, जो जनरल सेक्रेटरी के चुनाव में जनरल असेंबली को जो है वह सिफारिश कर सकती है, वह जो है संयुक्त, उसके साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट के भी जस्टिसों के अपॉइंटमेंट में यह सजेशन दे सकती है। तो इस तरह से हम देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल का एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, इसमें यूएनओ में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और यह अपने रोल को हूबहू जो है वह अपना रोल हूबहू प्ले करती है, और हर संभव कोशिश करती है, हर संभव प्रयास करती है कि कैसे भी करके जो है विश्व शांति को बनाए रखे, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखे, और कभी भी ऐसी स्थिति न आने दे जिससे विश्व शांति को खतरा हो या विश्व को किसी तरह का कोई थ्रेट या भय उत्पन्न हो। तो अंत जब इसको देखते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं, तो शांति से संबंधित, पीस से संबंधित कोई भी अगर थ्रेट आता है, कोई भी अगर खतरा उत्पन्न होता है, तो यह मामला जो है यह सीधे और सीधे सुरक्षा परिषद के पास आता है, सीधे और सीधे जो है सिक्योरिटी काउंसिल के पास आता है, और वह जो है सिक्योरिटी काउंसिल जो है शांतिपूर्ण माध्यमों से, या फिर यह कह लीजिए कि शांतिपूर्ण तरीके से उस संबंधित विवाद को, उस प्रॉब्लम को, उस मामले को निपटाने का या हल करने का काम करती है, और पहल करती है कि कैसे भी करके शांतिपूर्ण तरीके से इसको जांच पड़ताल करके, इसमें मध्यस्थता करके
इसमें प्रेशर बना के, इसमें समझौते करा के कैसे भी करके इस स्थिति से निपट लिया जाए, इस जो है इस मामले को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि विवाद का निपटारा अगर नहीं किया गया तो विवाद जो है वो संघर्ष में तब्दील हो जाएगा, डायरेक्ट वार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है वह हर संभव कोशिश करती है कि कैसे भी करके हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उत्पन्न किसी भी विवाद को, किसी भी संकट को सही तरीके से, सही ढंग से निपटा ले और निपटाने का वह हर संभव कोशिश करती है। तो अगर हम देखते हैं जिस तरह से, तो हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है कोल्ड वार के बाद अपनी छवि को सुधारने में, अपने 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 जो है आइडेंटिटी को सही ढंग से प्रूव करने का हर संभव कोशिश किया था, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जो है या दोनों महाशक्तियों के कहा जा सकता है कि एक जो है पावर प्रैक्टिस का जो है वो प्लेटफॉर्म बन चुका था, जिसमें लगातार जो है वह एक देश दूसरे देश के खिलाफ, एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति के खिलाफ अपनी वीटो पावर को यूज करती थी। लेकिन अब जो है स्थितियां बदल चुकी हैं। अब जो है हम देखते हैं, अब हम देख रहे हैं कि सुरक्षा परिषद जो है सिक्योरिटी काउंसिल एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है। सुरक्षा परिषद या फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल है वह जो है विश्व शांति के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, विश्व शांति के लिए, विश्व सुरक्षा के लिए वह जो है वह एक लगातार नए नए उपाय कर रहा है, नए नए जो है वह पॉलिसीज बना रहा है, नए नए जो है वह समझौते कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो यूएनओ का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, विश्व शांति के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तीसरा जो ऑर्गन है या फिर तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक ऑर्गन के रूप में जाना जाता है वह इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो निर्माण है वह इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल पे किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का जो टैग लगने से बचा देता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल इतना पावरफुल है, सिक्योरिटी काउंसिल के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी जिम्मेदारी है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल, केवल सिक्योरिटी काउंसिल के पावर को, सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शन को अगर हम एनालाइज करें, अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम यह देखेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल को अगर हम एनालाइज कर ले तो हम यूएनओ को एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम जज करने लगेंगे। क्योंकि जनरल असेंबली का भी जो मुख्य काम है वह यही है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, और जनरल जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको तो पूरा पावर ही दे दिया गया है कि आप जो है इंटरनेशनल पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के नाम पे या इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसके तीसरे ऑर्गन को एनालाइज करते हैं, जब हम इसके तीसरे संगठन का अध्ययन करते हैं, तब हम देखते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह जो है यह कहीं ना कहीं सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। यह कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की भी बात करता है, कहीं ना कहीं रोजगार की बात करता है, कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल की बात करता है, कहीं ना कहीं लाइफ स्टेटस को बढ़ाने की बात करता है, कहीं ना कहीं ये भूखमरी को मिटाने की बात करता है, कहीं ना कहीं ये सामाजिक सद्भाव की बात करता है, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट की बात करता है, या जो है वह डेवलपमेंट की सिचुएशन या डेवलपमेंट की परिस्थितियों के निर्माण की बात करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर हम बात करें तो इसका जो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है, उसका निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बीच इस बात को आइडेंटिफाई करता है, इस बात को रेखांकित करता है कि यह जो है विश्व के जो सभी भाग हैं, जो विश्व का जो पूरा वर्ल्ड है, वह सिर्फ और सिर्फ केवल शांति और सुरक्षा के लिए ही नहीं, या फिर केवल राजनीतिक और सैनिक जो है स्थायित्व की बात नहीं करता। यह बात क्या करता है? यह जीवन स्तर की बात करता है, ये रोजगार की बात करता है, यह आर्थिक डेवलपमेंट की बात करता है और सामाजिक डेवलपमेंट की बात करता है, यह विकास की परिस्थितियों को आइडेंटिफाई करता है। और हम देखें तो यह जो है जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, यह वो हर संभव कोशिश करता है कि कैसे भी करके जो भूखमरी है, कैसे भी करके जो कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसे भी करके जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, जो धीमी है, इन सब को सुधारने की बात करता है। अगर हम देखें तो मौजूदा रूप में इसकी जो सदस्य संख्या है वह लगभग 54-55 के करीब है। इसका जो निर्वाचन है वो महासभा द्वारा
3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। मतलब इसके इसके जो मेंबर है वो 54 है और 3 साल के लिए इनको जो है चुना जाता है। और इको सोशियो जो काउंसिल है इस पर स्थायित्व और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वह वेलफेयर की जिम्मेदारी है, कल्याण की जिम्मेदारी है। कल्याण की स्थितियों का वेलफेयर के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना या ऐसी सिचुएशन को जो है का निर्माण करना जो जिम्मेदारी है वह पूरी तरह से कहा जा सकता है कि इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल को है, कि जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी, ऐसी स्थिति क्रिएट करेगी जिससे क्या होगा, जिससे राष्ट्रों के बीच जो है वह सौहार्द बढ़े, राष्ट्रों के बीच जो है वह एक हेल्दी जो है वो रिलेशन डेवलप हो, कोऑपरेशन हो, वह एक दूसरे की सहायता करे, वो एक दूसरे की हेल्प करे और शांतिपूर्ण जो है वह एक शांतिपूर्ण कर सकते हैं, एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट हो, पीसफुली वर्ल्ड क्रिएट हो। और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो कहा जाता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जो अपने तरीके से अपने माध्यम से यह कोशिश करता है कि कैसे भी करके इन लोगों में सामाजिक सद्भाव बढ़ाया जाए, इन लोगों में फ्रेटर्निटी बढ़ाई जाए, इन देशों में फ्रेटर्निटी बढ़ाई जाए, इन देशों में कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, इन देशों में जो है वह हेल्पिंग नेचर बढ़ाया जाए, यह देश आपस में जो है वह अपने संबंधों का सही ढंग से संचालन करे, एक जो है मधुर रिश्ते का संचालन करे। इसकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है कि यह विश्व के हर कोने में रहने वाले सभी मनुष्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए तत्पर रहता है। यह वह हर संभव कोशिश करता है, यह हर संभव प्रयास करता है कि विश्व का कोई भी कोना जहाँ पे मनुष्य पाया जा रहा है या मनुष्य है वह हमारी प्राथमिकी में हो, वह हमारी जो है प्रायोरिटी में हो, कि उसका आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो मानवतावादी समस्याएं हैं उनका जो है उनका सामना न करना पड़े। अगर ऐसी स्थितियां क्रिएट है वहां पे, अगर ऐसी स्थिति वहां पाई जाती है तो यह जो है उसके समाधान खोजने का प्रयास करता है, या हर संभव कोशिश करता है कि कैसे भी करके उनके इन स्थितियों का निपटारा हो, इन स्थितियों से जो है वह उनको बाहर निकाला जाए, इन स्थितियों से जो है वह उनको छुटकारा दिलाया जाए। तो यह जो है हर संभव कोशिश करता है, हर संभव प्रयास करता है कि ऐसी स्थितियों से उनको दूर रखा जाए, ऐसी स्थितियों से लोगों को, वहां की जनता को जो है निवृत्त किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा इससे संबंधित जितने भी मामले हैं इन सब के मामलों का अध्ययन करना, उन पर रिपोर्ट बनाना तथा इस संबंध में जनरल असेंबली को सुझाव पेश करना, यह इको सोशियो काउंसिल की कार्यप्रणाली का भाग है। यह जो है पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की जो जनता है, पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं उनका फीडबैक लेती है, उनके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को ऑब्जर्व करती है, उनका जो है डेटा कलेक्ट करती है और डेटा कलेक्ट करके यह जो है जनरल असेंबली को सौंपती है और फिर उस पर जनरल असेंबली डिबेट कराती है, जनरल असेंबली उस पर वोटिंग कराती है और यह कोशिश करती है कि कैसे करके पब्लिक का, जनता का जो जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए, कैसे करके उनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाया जाए, कैसे करके इनके रोजगार और विकास के जो माध्यम है इनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे इनकी जो है ओवर पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इनके यहाँ कैसे जो है ह्यूमन राइट है इनको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे इनके यहाँ जो है वुमेन्स की जो सिचुएशन है, महिलाओं की जो स्थिति है उससे संबंधित जो है काम किए जाए, कैसे इनके यहाँ महिलाओं की स्थिति में सुधार किए जाए, कैसे इनके यहाँ महिलाओं की स्थिति को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इनके यहाँ महिलाओं की स्थिति को और ज्यादा जो है वह बेहतर बनाया जाए। इस संबंध में वह आयोग का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद आर्थिक आयोग के द्वारा जो है वो डेवलपमेंट का ग्राफ तैयार कराते हैं। वह जो है हर देश को अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ग्राफ प्रोवाइड कराते हैं। तो यह सारे जो काम है, यह सारे जो वेलफेयर के काम है, ये सारे वेलफेयर के काम अगर हम देखें तो यूएनओ का जो तीसरा अंग है जो इको सोशियो काउंसिल है, इसकी जिम्मेदारी होती है और यह जो है इसको बखूबी से निभाता है। अब हम बात करें अगर फंक्शन और पावर की, या फिर इको जो सोशल काउंसिल है वह कौन कौन से काम करता है, तो हम देखेंगे कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक मामलों की जितने भी इकोनॉमिकल और सोशल मैटर्स होते हैं इन सभी मैटरों पे जो है वह एक चर्चा करने का, एक डिबेट करने का, एक जो है सॉल्यूशन खोजने का एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। और यह जो है अपने इस प्लेटफॉर्म को अच्छे ढंग से यह हैंडल करता है, अच्छे ढंग से चलाता है, यह हर वो संभव काम करता है,
हर वह संभव उपाय खोजता है जिससे कि कैसे भी करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं उनको निपटाया जा सके। साथ ही साथ यह संबंधित मामलों में, चाहे वो इकोनॉमिकल मामला हो, चाहे वो पॉलिटिकल मामला है, चाहे सोशल मामला हो, चाहे एजुकेशनल मामला हो, चाहे कल्चरल मामला हो, इन सभी मामलों में जो है वो स्टडी करता है, फिर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उस रिपोर्ट को एनालाइज कराता है। फिर उस रिपोर्ट के आधार पे जो है जो जनरल असेंबली है उसमें यह चर्चा करता है और चर्चा के आधार पर निर्णय लिया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को बुलाने का काम इसके पास है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को बुलाएगा। फिर वह जनता को जो है वो जागरूक करने का काम करता है, या लोगों को अवेयर करने का काम करता है, जनता को जागरूक करने का काम करता है। फिर जो है वह विशिष्ट जो इसकी विशिष्ट जो एजेंसियां हैं, यूएनओ की विशिष्ट एजेंसियां हैं, उनके बीच जो है आपस में रिलेशन डेवलपमेंट का काम करता है। साथ ही साथ जो है वह अगर पूछा जाए तो यह सामाजिक और आर्थिक मामलों से संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं उनको जो है पब्लिक तक पहुंचाने का भी काम करती है। यह जो है लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन को, लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को, शैक्षणिक स्थिति को, सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करती है, हर संभव काम करती है। हम बात करें अगर इसके अधिवेशन की, इसके सेशन की, तो यह साल में 2 सेशन कंडक्ट करती है। एक जो है न्यूयॉर्क में और दूसरा जो है वो जिनेवा में कंडक्ट करती है। और उसी के आधार पे यह अपने वार्षिक रिपोर्ट का जो है वह अपने वार्षिक रिपोर्ट को जो है एनालाइज करती है। और यह जो यह सम्मेलन करती है, इस सम्मेलन में इसका जो अपना जो पहले वह डेटा कलेक्ट करती है, फिर सम्मेलन में उस पर चर्चा करती है और उसके आधार पे यह जो है निर्णय लेती है। अब हम आते हैं इसके अगले जो कहा जा सकता है कि यूएनओ का जो अगला ऑर्गन है या अगला जो है कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वह है ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है अगर हम बात करें तो यह एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यह जो है अगर हम इस पे चर्चा करें तो न्यास परिषद जो है, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वह यूएनओ के एक ऑर्गन के रूप में, एक जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। और इसका काम जो है वह कहीं ना कहीं जो न्यास परिषद की स्थापना जो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रधान अंग के रूप में की गई है। और यह जो है जितने भी कहा जा सकता है कि ट्रस्टी काउंसिल के जो स्टेट्स हैं, जो प्रदेश हैं, जो एरिया है, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर में है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करती है, उनपे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है अथॉरिटी के रूप में काम करती है। और जब वह ट्रस्टी काउंसिल के रूप में, या कह सकते हैं कि ट्रस्टीशिप जो है स्टेट के रूप के एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में काम करती है, तब जो है यह न्यास परिषद जो है वो जनरल असेंबली के एक जो है कहा जा सकता है कि जनरल असेंबली के एक ऑर्गन्स के रूप में काम करती है, जनरल असेंबली के अंदर काम करती है। लेकिन जब यह मिलिट्री एरिया के और जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, जब यह मिलिट्री एरिया के जो है कहा जा सकता है कि उसके जब प्रशासन को देखती है, तब यह सिक्योरिटी काउंसिल के अधीन काम करती है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत काम करती है। अब हम अगर देखते हैं इसके फंक्शन और पावर्स, तो इसका जो फंक्शन है वह यह है कि जितने भी ट्रस्टीशिप स्टेट है, या फिर यह कह लो कि ट्रस्ट काउंसिल्स हैं, या उसके स्टेट्स जो है, जो उसके एरिया है जहाँ पे इसका अधिकार है, वहाँ के लोगों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नति से जुड़े जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो है रिपोर्ट्स हैं, या फिर जितने भी डेटा है, उससे उसकी जांच का कार्य उसको दिया जाता है, यानी उसकी जांच करती है, उसको ऑब्जर्व करती है, उसको एनालाइज करती है, फिर उस पर अपनी रिपोर्ट देती है। और यह संभव कोशिश करती है कि वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, वह जो है अपने वहाँ के लोगों को कैसे जो है वो मुख्य धारा में ले आए, कैसे उन लोगों का डेवलपमेंट हो, कैसे उनका शैक्षणिक स्तर सुधारा जाए, कैसे उनका जो है आर्थिक स्तर सुधारा जाए, कैसे जो है उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए। यह सारा काम जो है वह ट्रस्टी काउंसिल को होता है। और यह जो है यह सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी काउंसिल की जो एरिया है, जो स्टेट्स है, उन्हीं पे अपना अधिकार रखती है। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे जो है सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। इसकी जो अस्थायी सीट कहा जाए वो नीदरलैंड में स्थित है, और नीदरलैंड के हेग में इसका जो है सेंटर है। और यह जो है आईसीसी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 जो है जज होते हैं।
और एक राष्ट्र के जो है से 2 ही जज लिए जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं लिया जा सकता। और इनका जो निर्वाचन होता है, इनका जो इलेक्शन होता है, वो महासभा जो मतलब जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर करती है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है जनरल असेंबली को सजेशन दे सकती है। न्यायाधीश का जो टेन्योर होता है, जो जस्टिस जो जज का जो टेन्योर होता है वह 9 ईयर का होता है, 9 वर्ष तक जो है वह उसका जो कार्यकाल होता है वह 9 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है वह जो कहा जा सकता है कि अगर वह चाहे तो इसको, और इनमें से जो है वह एक रोटेशन चलता रहता है कि 5 साल बाद जो है वह जो है कोर्ट जो है जज जो है वह 5 वर्ष बाद जो है वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इस तरह से इनका एक रोटेशन चलता रहता है। तो यह जो है, या अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका भी रोल एक इम्पोर्टेंट होता है कि या कोई भी राज्य अपने या कोई भी स्टेट जो अगर यूएनओ का मेंबर है, या कोई ऐसा स्टेट जो मेंबर नहीं है, कोई भी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने विवाद को प्रस्तुत कर सकता है, विवाद को ला सकता है, और न्यायालय जो है उनके पक्षों को सुन सकता है, उसमें अपने सहमति को दे सकता है, अपनी रिपोर्ट दे सकता है, अपने निर्णय दे सकता है। और यह जो है इस कहा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें जो है महासभा और सुरक्षा परिषद जो है वह एक सलाहकार की भूमिका में होते हैं, एक जो है सजेशनकर्ता की भूमिका में होते हैं। और वह जो है इसमें कोई भी देश अपने मैटर को ला सकता है, और उसको जो है उनके सामने जो है इस पे डिबेट किया जा सकता है, इनके सामने जो है इस पे चर्चा किया जा सकता है, इनके सामने इस पे जो है बहस की जा सकती है। और यह जो है यह कोर्ट के डिसीजन को मानना भी पड़ता है। और यह जो है एक कहा जा सकता है कि यह एक सलाहकारी यह जो है एक सलाहकार की भूमिका में भी होता है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा विवाद है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आता है, और कोई भी देश, अगर कोई देश है जैसे 2 पक्ष है, एक पक्ष जो है उस विवाद से उस न्यायालय के आदेशों को मानने को तैयार है, और दूसरा अगर उसको तैयार नहीं है, तो जो दूसरा पक्ष है वह सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी शिकायत कर सकता है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वह जो है जो जनरल असेंबली और काउंसिल जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी जो है एक सलाहकार के रूप में होती है, एक सलाहकार या सुझाव देने की, सलाहकारी या फिर या कहते परामर्श देने की भूमिका में भी होती है। कि वह जो है अगर उनको किसी भी मुद्दे पे अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी ऐसा मुद्दा है जिसमें उनको सलाह की आवश्यकता है, तो उसमें सलाह मांग सकते हैं। और वह जो है एक सलाहकारी ऑर्गन्स के रूप में भी काम करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सुरक्षा परिषद के जो इम्पोर्टेंट अंग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, वह जो है वह हम लोगों ने भी देखा। अब हम जो सबसे उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है सेक्रेटरिएट या फिर सचिवालय, इसकी बात करते हैं। क्योंकि सचिवालय जो है वह संयुक्त राष्ट्र के जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं उनको जो है वह यह सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक। और उनके निर्धारित जो प्रोग्राम्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनका जो है प्रशासन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन यह संभालता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वह जनरल सेक्रेटरी होता है, जिसे महासचिव के नाम से जाना जाता है। और उसकी नियुक्ति जो है वह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है, सिक्योरिटी काउंसिल के सिफारिश पर जो है वह जनरल असेंबली करती है। जनरल असेंबली जो है वह इसकी सिफारिश करती है, और जनरल असेंबली की सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश में जनरल असेंबली करती है। और यह जो है इसमें इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो यह कहा जाता है कि यह जो इसका जो सेक्रेटरी है, जो सचिव है, वह सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है किसका, पूरे यूएनओ का, पूरे जो है जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है का यह सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है। और महासचिव जो है यह कहा जाता है कि महासचिव जो इसका है, या फिर जो जनरल सेक्रेटरी, इसका जो सेंटर है, इसका जो कहा जा सकता है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में ही लगभग 150 देशों के या 150 देशों के अधिक जो है देशों के 25,000 से अधिक जो है लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ जो है वह सचिवालय के रूप में न्यूयॉर्क स्थित इसके मुख्यालय में काम करता है।
और उसके अलावा विश्व के लगभग हर सदस्य देश के यहाँ जो है इसका एक ऑफिस या इसका जो ऑफिस होता है वो होता है। महासचिव जो है वह इसका सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है, जो जनरल सेक्रेटरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है। और यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, उनके जो है कामों को, उनके जो है कहा जा सकता है कि उनके डिसीजन, उनके जो काम है, उनके जो एक्टिविटीज हैं, उनको जो है हैंडल करता है और उनको वह सर्विस प्रोवाइड कराता है। उनके जो है जितने भी कहा जा सकते हैं कि निर्णय होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं, उन सब की चर्चा परिचर्चा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है और इसका काम होता है। क्योंकि यूएनओ के काम को हैंडल करने का, यूएनओ के काम को संचालित करने का जो काम है वो जनरल सेक्रेटरी का है। और जनरल सेक्रेटरी जो है वह यूएनओ का एक सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है और इसका रोल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज जो है अपने यूएनओ के चैप्टर में उस यूएनओ का फॉर्म और यूएनओ को कैसे जो है बनाया गया, यूएनओ कैसे फॉर्म किया गया और इसके ऑर्गन्स क्या क्या है, इस पे चर्चा की। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले अपने लेक्चर में। थैंक यू।